आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सेकेंड नंबर। और पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि पावर जो है गवर्नमेंट्स के ऑर्गेन्स के बीच में शेयर किया गया था, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये हम लोगों ने देखा था। और उसको हम लोग कहते थे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब कि तीनों का तीनों एक ही प्लेस पर है, तीनों का तीनों एक ही प्लेस पर है और तीनों का तीनों एक दूसरे के पावर को चेक कर सकता है ना। कोई दिक्कत इसमें, इसीलिए हम लोग इसको कहते थे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर है क्या? नहीं, वो लिमिटेड पावर है, मतलब कि उनको भी पावर जो है ना बहुत ही सीमित दिया गया है। और उनके पास क्या पावर है क्या नहीं है वो सबका सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, आज हम लोग बात करेंगे अपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सेकेंड टाइप, जिसमें लिखा हुआ है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब दूसरा यहाँ पे पावर शेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के बीच में। आपने नाम सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। इनके बीच में अब पावर शेयर किया जा रहा है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, पहले वाले में किसके बीच में किया गया था? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पहले पावर शेयर किया गया, लेकिन अब पावर कहाँ पे शेयर किया जा रहा है? किसके साथ? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के पास अपना कुछ ना कुछ पावर है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। When power is shared among different levels of government, that is known as vertical distribution of power, because it allows different levels of government placed in a vertical form to exercise different powers। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब पावर अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो जाए उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कहते हैं वर्टिकल? वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सबसे टॉप पे कुछ हो रहा है, मतलब कि जो सबसे पावरफुल है वो सबसे टॉप पे रहेगा, उससे कम पावरफुल उससे नीचे रहेगा, और जो सबसे कम पावरफुल है वो सबसे नीचे रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे टॉप पे रहेगा, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट रहेगा और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आ गया। यानी कि इसमें सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कम पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट और सबसे कम पावरफुल लोकल गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह देते हैं। हाँ, लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं हमारे, एक पंचायती राज और एक म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज गाँवों में और म्यूनिसिपैलिटी शहरों में। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग बात करें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पहला वाला पावर शेयर किया गया था वो उसको हम लोग कहते थे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब ये हो गया कि उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, उसमें तीनों का तीनों बराबर है। तीनों का पावर जो है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तीनों बिल्कुल बराबर है और तीनों दूसरे के काम को चेक कर सकता था, है ना। बात समझा रहे हैं? यानी कि वहाँ पे हम लोगों ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये देखा था कि तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है। लेकिन सेकेंड में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पावर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया गया है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट के पावर को चेक नहीं कर सकता, यानी कि उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है? मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ निकाला, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी जाकर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहेगा कि आपने ऐसा लॉ क्यों निकाला, नहीं कह सकता, पावर ही नहीं है उसके पास। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला अपने स्टेट के लिए, उसमें आके सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं बोल सकता कि आपने अपने स्टेट में ये लॉ क्यों निकाला। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सबका यहाँ पे पावर अपना अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल फॉर्म। लेवल ऑफ गवर्नमेंट को किस फॉर्म में रखा गया? यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में रखा गया। ठीक है, आगे ईच लेवल कैनॉट चेक द अदर्स। लेकिन इसमें जो है ना एक भी लेवल किसी दूसरे लेवल के पावर को या फिर फंक्शन को चेक नहीं कर सकता, उसके मन में जो आएगा वो सो करेगा। हाँ, सजेशन दे सकता है कि भाई ये गलत है ये सही है, सजेशन दे सकता है, लेकिन क्या उसके काम में दखल अंदाजी दे सकता है? क्या कभी सवाल खड़ा कर पाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है, नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया था कि बिहार में शराब बंद है। ठीक है, बिहार में शराब बंद है, अब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट जाके बिहार गवर्नमेंट को नहीं बोलेगा कि आपने यहाँ पे शराब बंद क्यों किया, क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जो चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज नॉन एज स्टेट गवर्नमेंट। देखो,
लोकल लेवल पे जो हमारा गवर्नमेंट काम करता है, अच्छा उससे पहले एक लाइन छूट गया, द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज नॉन एज सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए काम करता है, यानी कि वो गवर्नमेंट यदि कोई नियम कानून निकाल दिया तो पूरे कंट्री पे लागू होता है, उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। वो जो नियम कानून निकालेगा ना, वो पूरे स्टेट को मानना पड़ेगा, पूरे स्टेट को मानना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, जो रीजनल लेवल पे या फिर जो प्रोविंशियल लेवल पे होता है, यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा, उसको हम लोग कह देते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और जो सबसे छोटा है द गवर्नमेंट अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट इज फॉर द म्यूनिसिपैलिटी फॉर सिटी एंड पंचायत फॉर विलेज इज नॉन एज लोकल गवर्नमेंट। और सबसे नीचे हमारा क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट होता है, जो सिटी में म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जाना जाता है और विलेज में पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, या फिर आप सिंपली इसको पंचायत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में ना इन तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पावर बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा हुआ है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, या फिर लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, ये सब का सब उसमें लिखा हुआ है ना। यानी कि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों लेवल में से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनके ऊपर भी एक पाबंदी लगा हुआ है, और वो पाबंदी कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है हमारा। ठीक है, आगे अब जब आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको एक वर्ड मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, बड़ा सिंपल है। इट इज अ गवर्नमेंट इन विच 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द कंट्री। मतलब कि किसी कंट्री में यदि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जा रहे हैं और उन सबका अपना फंक्शन अलग अलग है, तो उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो बताइए, क्या इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, हाँ या ना? बिल्कुल है भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जा रहे हैं। बेल्जियम भी है, बिल्कुल बेल्जियम है। क्यों बेल्जियम है? क्योंकि बेल्जियम में सेंट्रल भी था, स्टेट भी था और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था। तो बेल्जियम में भी फेडरल गवर्नमेंट था, और इंडिया में तो फेडरल गवर्नमेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। अच्छा, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात ये है, याद रखिएगा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयर किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर किया जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे टॉप पे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म ऑफ, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में है, इसका मतलब जो सबसे टॉप पे रहेगा पावर उसके पास ज़्यादा रहेगा, उससे कम उसके पास पावर कम रहेगा, और सबसे कम जो है लोकल गवर्नमेंट, उसके पास पावर सबसे कम है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट में जो हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज होता है, गांव में ग्राम सभा ये सब लगता है, उसमें किस प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जाता है? जैसे किसी का मुर्गी चुरा लिया, किसी का कोई बकरी चुरा लिया, है ना, सुनते हैं ना हम लोग कि फलानवा की लड़की को लड़का लेके भाग गया। इस प्रकार का जो मैटर होता है वो लोकल लेवल पे सुलझा लिया जाता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पे भी यदि बात नहीं बना, तो फिर कोर्ट आप जा सकते हैं, और कोर्ट जाने का हर किसी को अधिकार है ना। यानी कि लोकल गवर्नमेंट में बेसिकली छोटा मोटा झगड़ा सुलटाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए गांव में एक आदमी अपने छत पे कपड़ा पसारा, हवा से उड़ के दूसरे के छत पे चला गया, है ना। अब कैसे जाके वो ले, इससे कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को लोकल गवर्नमेंट पे भी, यानी कि पंचायती वाले पंचायत करके बेसिकली गाँव के लोग सुलटा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन जो बड़ा बड़ा मैटर होता है उसके लिए फिर आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड में देखिए जरा ध्यान से। थर्ड में है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब यहाँ पे पावर जो है ना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में बांटा जा रहा है। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, जरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सोशल ग्रुप का मतलब यहाँ पे है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका मतलब समझिए, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे, समझिएगा जरा ध्यान से। पहले समझते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पहला रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे पावर कैसे शेयर किया जाता है। देखिए सबसे पहले जब हम लोग बात करें रिलीजियस ग्रुप का, तो हमको मालूम है कि भाई भारत में मेजर 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ठीक है, क्या इन चारों धर्म में फेस्टिवल अलग अलग है? बिल्कुल है। क्या इन चारों धर्म में उनके भगवान अलग अलग हैं? बिल्कुल हैं।
क्या इन चारों धर्म में अपने भगवान के प्रति जो ये लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या वो अलग है? बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या आपको एक रिलीजन का काम दूसरे रिलीजन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि सबको अपना अलग अलग पावर मिला हुआ है। और ये पावर कौन देता है मालूम है? हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान ये कहता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो आदमी जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसके पास यह पावर है कि वो अपने भगवान को जिस तरीके से पूजना चाहे वो पूज सकता है, अपने फेस्टिवल को जितने धूमधाम से मनाना चाहे वो मना सकता है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो जितने बड़े पंडाल लगा सकता है लगाना चाहता है लगा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हर रिलीजन के पास अपना अलग अलग पावर है। तो बताइए, क्या पावर यहाँ पे शेयर किया गया कि नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। लेकिन पावर शेयर हम लोग कब कहते हैं कि नहीं किया गया? तब कहते हैं ना, जब जो पर्व हिंदू में मनाया जाता है वही पर्व जबरदस्ती मुस्लिम लोगों को भी मनाना पड़ता, क्रिश्चियन को भी, सिख को भी, तो हम कह सकते थे कि भाई पावर यहाँ पे शेयर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे तो सबके पास अपना अलग अलग पावर है, वो जिस तरीके से अपना पूजा पाठ करना चाहे कर सकता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में खास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्म के पास अपना अलग अलग पावर है और ये अपने अपने पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा रिलीजियस ग्रुप के तौर पे। अब दूसरा यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ था लिंग्विस्टिक ग्रुप। अच्छा, आपको मालूम है इंडिया में अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोले जा रहे हैं? बिल्कुल बोले जा रहे हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, है ना, मैथिली, हिंदी। तमिलनाडु तरफ आप जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश भी बोला जा रहा है ना। और उसके बाद फिर राजस्थानी, यानी कि अलग अलग तरीके का भाषा हमारे इंडिया में बोला जा रहा है। तो क्या भाषा के तौर पर भी पावर दिया गया कि नहीं दिया गया? मतलब कि इंडिया में आज अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग लैंग्वेज को इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे रहा है, राइट दे रहा है कि भाई आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बात करो, है कि नहीं? अच्छा, यदि ऐसा हो जाता कि सबको हिंदी ही बोलना पड़ता तो क्या पावर शेयर होता? हम कह सकते थे कि पावर शेयर किया गया है? नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो हर किसी को अधिकार है कि भाई आपको जैसा मर्जी करे आप वो लैंग्वेज बोलो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पे भी बांटा गया है हमारे भारत में, जिसके वजह से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हमको देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या लिखा हुआ देखो, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स थ्रू विच सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमारे संविधान में अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन भी हैं, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे छूट भी दिए गए हैं हमारे संविधान में। किसको छूट दिया गया? बेसिकली जो गरीब लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, और दूसरी बात महिलाओं को, इन सभी लोगों को। अच्छा, हमारे संविधान में ना, समझिएगा ज़रा ध्यान से, हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा यदि राइट किसी को प्रोवाइड किया गया है वो दो लोगों को। सबसे पहला लोअर कास्ट के लोगों को और दूसरा वुमेन को। इन दोनों को बहुत राइट दिया गया है ताकि ये लोग भी अपने समाज में अपने पहचान को बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम चलता था जिसके वजह से लोअर कास्ट को हमेशा दबा के रखा जाता था। उनको रिजर्वेशन या फिर उनको छूट क्यों दिया गया? ताकि वो भी जॉब ले, है ना, अपने यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करे, उसके बाल बच्चे आगे बढ़े। वो लोग आगे बढ़ेंगे तभी समाज से कंधा मिलाकर चल पाएंगे, इसीलिए उनको छूट दिया गया। और दूसरी बात, महिला, आपको मालूम है पहले भारत में ना वो पर्दा वाला सिस्टम था, मतलब कि महिला जो है ना एक एक हाथ का घूंघट तान के आगे चलती थी, है ना। तो ये महिलाओं को छूट दिया गया ताकि महिलाएं भी समाज से बाहर निकले, अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर करे, समाज का वो भी एक हिस्सा बने, है ना। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारे कंट्री में जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर जो माइनॉरिटी में हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी राइट मिल सके और वो भी समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। ठीक है, ये हमारे संविधान में अरेंजमेंट है, छूट दिया गया है। आगे, ऑल्सो देयर आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट फॉर वुमेन। अच्छा, आपने कभी ना कभी ये चीज़ देखा होगा या फिर नहीं भी देखा है तो आप इसको ऐसे समझिए, जब हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है ना, चाहे वो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर पार्लियामेंट का हो, यानी कि लोकसभा का हो, किसी भी प्रकार का हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब कि इस जगह से केवल महिलाएं ही चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? मतलब कि जैसे सपोज कीजिए, जैसे हमारे बिहार का एग्जाम्पल यदि हम लोग ले, तो यदि बिहार का चुनाव होना है तो बिहार में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं? 243 हैं। ठीक है, बताते हैं आपको, ज़रा एग्जाम्पल देके समझिए ध्यान से।
बिहार में टोटल विधानसभा सीट जो है 243 है। इसका मतलब सीट कितने हैं, 243 है। सीट का मतलब होता है बेसिकली एरिया, उस एरिया से कोई एक ही आदमी जीतेगा, है ना। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या हुआ, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए कि भारत में विधानसभा का टोटल 243 सीट है, 43 सीट क्या कर देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिजर्व कर देगा, कह देगा कि ये इस 43 सीट्स पर केवल और केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, पुरुष को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बनाया जाता है, ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिले। बात समझ आ रही है। तो कभी भी आगे चल के अब इलेक्शन होगा तो आप ये चीज़ गौर करना और खोजने की कोशिश भी करना कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे स्टेट में कितने हैं। बात समझ आ रही है। और जहाँ जहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा वहाँ वहाँ या तो महिलाओं को केवल मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, या फिर लोअर कास्ट के लोगों को मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, अभी जो हम जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा वार्ड संख्या 20 है ना। इस वार्ड संख्या 20 में बेसिकली ये लोकल गवर्नमेंट में आता है हमारा, ठीक है। अभी जो चुनाव हुआ था फिलहाल, तो ये जो वार्ड संख्या हमारा 20 है, कभी आपने गौर किया कि इस वार्ड संख्या 20 से हमेशा चुनाव में खड़ी महिलाएं ही होती हैं? कभी गौर किया आपने इस चीज़ को? हमेशा महिलाएं ही आपको दिखेंगी वार्ड संख्या 20 से। क्यों? क्योंकि वार्ड संख्या 20 को इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कर दिया है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को मौका मिल सके, बढ़ावा मिल सके वार्ड संख्या 20 में। तो आप भी ऑफलाइन वाले प्लस ऑनलाइन वाले आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि जब भी आपके यहाँ पे कोई इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, तो आप ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को फाइंड करने का कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार कहाँ कहाँ पे है ना। और जहाँ जहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और ये चीज़ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव स्पेस in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। अच्छा, ये अरेंजमेंट क्यों किया गया है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला क्यों किया गया है, फिर रिजर्वेशन वाला क्यों सिस्टम लाया गया है? इसलिए लाया गया है ताकि लोअर कास्ट के लोगों को, महिलाओं को भी गवर्नमेंट में आने का मौका मिले, ऑफिसर बनने का मौका मिले, कंधे से कंधा मिलाकर वो भी चल सके, इसीलिए ऐसा किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और ये जो बेसिकली मेथड आप देख रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देने का, रिजर्वेशन दे देने का, ये इसलिए किया गया है ताकि जो माइनॉरिटी में है, यानी कि जिनका संख्या कम है, जो पावरफुल कम है, जिसको समाज हमेशा से नकारते आ रहा है, उनको भी क्या मिल सके, समाज में एक स्पेशल दर्जा मिल सके, इसीलिए ये सब चीज़ किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये वाला हमारा यहाँ पे थर्ड वाला भी खत्म हो गया। एक लास्ट हमारा बच रहा है 4th नंबर, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।